डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आजकल हम लोग जीडी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और जीडी की तैयारी का मतलब ये हुआ कि अब से लेके कुछ ही दिन बचे और उस कुछ दिन के अंदर में हम चाहते हैं कि अगर एक तरफ से सभी चीज़ों को दोहराते चलें। अगर आपने पेपर देखा होगा तो आप देखेंगे कि हर चैप्टर से सवाल जरूर बन रहे हैं, लेकिन जो बहुत डेप्थ चाहिए उतनी डेप्थ नहीं है, क्योंकि एग्जाम भी ऐसा है। लेकिन ध्यान रहे, आ रहा है सवाल ऐसे भी नहीं है कि एकदम आसान है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सभी चैप्टर्स में से कम लेवल 1 लेवल 2 टाइप के प्रश्न पर अपनी पकड़ बढ़ा देनी चाहिए। मैंने पूरी कोशिश यह कर रखी है कि हम इतना कुछ आपके लिए करवा दें कि कुछ भी क्वेश्चन बाहर ना जाने पाए। तो ऑफलाइन क्लास के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे लगातार चल ही रही है। ऑनलाइन में भी कुछ क्वेश्चन सपोर्ट के तौर पर आपके पास पहुंचते रहे। आपको करना यह है कि इतने दिन को एक युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी जारी रखें और इतने कम समय में नौकरी लेके दिखा दीजिए, जो कि बहुत आसान है। आप समझ रहे हैं 2023 नौकरियों के लिए एक गोल्डन ईयर है और तरह तरह से आपके सामने पहुंच रही है। यूपी की भी आने ही वाली है, आप देख रहे हो। सुना है एमटीएस के बारे में एक लंबी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। सीरियल तो आप देख ही रहे हो, इतनी बड़ी वैकेंसी इसके पहले कभी नहीं आ रही थी। तो बहुत कुछ बेहतर है। बस आपको करना यह है कि पॉजिटिव एटीट्यूड और घनघोर मेहनत। आइए शुरू करते हैं प्रश्न। एवरेज पर हम लोग अपनी बात करेंगे। एवरेज पर सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। छोटे प्रश्न, खाली समझने की समस्या। मैंने आज एक पेपर को सॉल्व कराया अपने ऑफलाइन में, तो हमने देखा कि कई सारे विद्यार्थी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन भाषा कभी कभी उनको रोक देती है। भाषा नहीं समझ में आती कि सवाल में क्या कहा जा रहा है। आओ देखा जाए इसमें क्या सवाल पूछा गया और उसकी भाषा क्या होनी चाहिए। लिखा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। भैया जी 100 से कम विषम संख्या कौन है? 99 है। तो 100 से कम 99 है और शुरुआत कहाँ से हुई है? 1 से। तो इसका मतलब ये हुआ 1 से लेकर के और 1 के बाद 3 के बाद 5 के डॉट 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 99, यहीं तक की विषम संख्याओं के बारे में बताना है। तो बताओ इनका औसत क्या होगा? क्या आपको पता है? अगर हमें औसत निकालना हो तो अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो उनके लिए औसत होता है ठीक बीच वाली संख्या अथवा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या यहाँ 1 है, अंतिम संख्या यहाँ 99 है और बटा 2 कर देना है और कुछ नहीं करना है। 100 बटा 2 का मतलब हुआ 50 और आपका ये विकल्प सही चला। तो बहुत अच्छे से यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन है आपका, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 5 अभाज्य संख्या, ध्यान रखिए कि यह सवाल गलती हो जाती है। लड़का 5 विषम संख्याएं ले लेता है ना, ये गलती होती है यहाँ पर। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 से शुरू होती है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11। 1 2 3 4 5, यही 5 अभाज्य संख्या है। इन्हीं का औसत पूछा जा रहा है, तो बटा 5 तो आप कर ही देंगे। बस यही इतना करना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत यही है। और जोड़ा जाए तो 11 और 7 18, 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 बटा 5, 5 पचे 25, 5 छके 30। आपको उत्तर 5.6 आया। ये रहा आपका उत्तर। बस इसमें कठिनाई कुछ नहीं, बस ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या आपको निकालो, भाषा समझ जाओ और कुछ नहीं, इतनी सी बात है। अगला प्रश्न देखिए। ये लिखा है कि 3 संख्याओं का औसत 60 है। यदि उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 है तो पहली संख्या क्या है? सवाल देखिए क्या मजेदार है। 3 संख्याओं का औसत 60 है। अगर 3 संख्याओं का औसत 60 है, इसका मतलब हुआ कि उन तीनों संख्याओं का योग 180 हुआ। कोई समस्या नहीं। अब क्या कर रहे हैं, यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 है। मान लो पहली संख्या को हम x मान रहे हैं
और दूसरी y है और तीसरी z है, तो इन दोनों संख्याओं के योग का 1/4 ये है। इसका मतलब अगर ये दोनों संख्याएं मिलकर 4a हैं तो ये केवल एक a है। सारे अगर मैं इसको 1/4 कहूँ, इसको मैं a कहता तो इसको a/4 कहता, तो मैं ऐसा क्यों कहने जा रहा? इन्होंने कहा पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग का 1/4 है, तो शेष दो संख्याओं का योग मैंने 4 मान लिया, 4a, इसका मतलब इसका 1/4 a है। इन्हीं तीनों का योग जो है 180 है। तो क्या आप बता सकते हैं 5a बराबर अगर 180 है तो 1a बराबर क्या हुआ? 5 × 15, 5 × 30। पहली संख्या कौन आ गई? 36। क्या आप समझ पाए? दोबारा बताऊं, इन्होंने कहा तीन संख्याओं का योग 60 है, इसका मतलब 3 × 60 यानी टोटल 180 कन्फर्म हो गया। फिर कह रहे हैं जो पहली संख्या है वो बाकी दो संख्याओं के योग का 1/4 है। अगर इन दोनों का योग 4a है तो इसका मतलब पहली संख्या केवल एक है, तभी तो 1/4 माना जाएगा। अब इन्हीं सबका योग 180 है, हमको a की वैल्यू मिल गई, यही पूछा गया था। आइए अगले प्रश्न की बात करें। सवाल बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, लेकिन भाषा संबंधी समस्या को जरा गौर करते रहिए। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1/2 किलोग्राम यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं। 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है, नए विद्यार्थी का भार बताओ। देखो अगर इसको आप लगाने का प्रयास करें बेसिक तरीके से और मौखिक तरीके से, दोनों मैं बता रहा हूँ, ध्यान से। कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका भार के बारे में कुछ नहीं लिखा, उनका औसत क्या है। मैं इसको बेसिक तरीके से पहले लगा के दिखा दूं। मैं मान लेता हूं सबका औसत यह मान लो, तो 50 विद्यार्थी हैं, इनका औसत यह, इसमें से 50 किलोग्राम भार का एक लड़का चला गया और एक नया बच्चा आया, मान लो y किलोग्राम का आ गया। अब बताओ बच्चे तो टोटल अब भी 50 है और नया एवरेज क्या आया है? नया एवरेज आया है x + 1/, देखिए आधा किलोग्राम औसत बढ़ जाता है। अब क्या करेंगे? कितना आसानी से लगा सकते हैं। ये हुआ 50x। अभी मैं बताऊंगा कि बिना इतना मेहनत किए हुए भी इस सवाल को कैसे लगाया जा सकता है। 50 उधर जाएगा, 50x और प्लस 25। अब ये दोनों 50 से कैंसिल हो गए। y बराबर क्या हो सकता है? ये -50 उधर जाएगा, जुड़ करके 75 हो जाएगा। जो नया आदमी आया है, नया बच्चा जो भी आया है, वो 75 केजी का था। ये आपका प्रश्न हुआ, लेकिन ये काफी लंबी, इतना बड़ा कौन लगाता है भाई आज के जमाने में। इस सवाल को ओरल मौखिक कैसे सोच सकते हैं, आइए देखते हैं। 50 विद्यार्थी हैं, उसमें से 50 किलोग्राम वाला आदमी चला, एक नया बंदा आया। जो नया बंदा आया अगर वह भी केवल 50 किलोग्राम का ही होता तो क्या फर्क पड़ता? बोलो, नया बंदा जो आया अगर वह 50 केजी का होता तो क्या फर्क पड़ता? वह 50 किलो से ज्यादा था, कैसे? तभी तो उसने औसत बढ़ा दिया आधा किलोग्राम। और आधा किलोग्राम औसत बढ़ने का मतलब जानते हो आप, सभी पदों में जब आधा किलोग्राम बढ़ेगा तभी औसत बढ़ता। यानी जो नया बंदा आया वो 50 केजी तो था ही था, प्लस 50 बार आधा आधा किलोग्राम और भी, और 50 बार आधा किलोग्राम और था, यानी 25 किलोग्राम और था। आपका उत्तर आ गया 25। अब आप खुद महसूस करिए, अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं तो जब तक आप इतना मेहनत करेंगे तब तक इतने ऐसे ऐसे आप 4 सवाल सॉल्व कर सकते हैं। कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छे से सवाल समझ पा रहे हैं। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर विचार करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 निकाला गया। परिकलन की त्रुटियों के अंक कम करने के कारण 100 उम्मीदवारों में से प्रत्येक के 90 अंकों को 60 अंकों में बदलना पड़ा, जिससे अंकों का औसत 45 रह गया। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है? मतलब ये नहीं बता रहा है कि कुल कितने बच्चे, बस ये बताया उनका औसत 50 निकाला गया। लेकिन जब उनको नॉर्मलाइज किया गया, नॉर्मलाइज करना पड़ा, आप नॉर्मलाइज तो खूब पढ़ते होंगे। जब उनको नॉर्मलाइज किया गया तो उसमें 100 बच्चे ऐसे आए जिनके 90 अंकों को 30 अंकों में कन्वर्ट करना पड़ा। जिनको 90 मिला था उनको 60 देना पड़ा, यानी कि 30 अंक घटाया गया। अब आप बताओ 100 बच्चे के नंबर को 30-30 अंक घटाना पड़ा, यानी कुल 3000 अंक कम कर देना पड़ा। बात सही है?
अब आओ शुरू करते हैं। हमें नहीं पता है कुल बच्चे कितना है, मैं मान लेता हूँ x बच्चे। अगर x बच्चे थे और उनका औसत 50 निकाला गया तो कुल अंक यही रहे होंगे। इसमें से 3000 माइनस किया गया, लेकिन आज भी तो x ही बच्चे हैं, बच्चे थोड़े ना कम हुए, बस उनके अंक कम हुए। और अब इनका जो औसत आया है वो कितना आ गया, 45। यही इतना हल करना, आपका उत्तर है। और देखते हैं, ये हुआ 50x माइनस 3000 बराबर 45। अगर हम 45 एक्स इधर लाएं और 3000 उधर ले जाएं तो क्या होने जा रहा, 5x बराबर 3000 हो जाएगा। तो बताओ 1x बराबर क्या हो जाएगा, 600। यानी हमें पता होना चाहिए कि वहां पर कुल 600 बच्चे। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। सवाल छोटा बड़ा नहीं होता है, खाली इसकी भाषा समझने की जरूरत है। और हमारा यह निरंतर प्रयास रहेगा। आप में से जो लोग भी हमें जानते हैं तो जानते होंगे कि हम कुछ छोड़ते नहीं, ऐसा सवाल बताने की कोशिश करते हैं कि आप सवाल को उसी समय, यानी मन में यह बात याद आ जाए, लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो कोशिश करिए समझने की। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष, यदि इसमें से टीम के कप्तान की आयु सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु बताइए। ये बहुत सामान्य प्रश्न है। हम इसको दो प्रकार से फिर लगाने का प्रयास करेंगे। दो प्रकार से, एक प्रकार से बेसिक तरीका लगाइए और एक तरीके से मौखिक सोच लीजिए। बहुत छोटा प्रकार का प्रश्न है, इसे लेवल 1 की स्टडी में रखा जा सकता है। देखो, 12 खिलाड़ी थे, 12 खिलाड़ी थे, औसत आयु 25 वर्ष है। बताओ कितना हुआ, 300। अब इसमें टीम के कप्तान की आयु को भी शामिल कर दिया जाएगा। अगर कप्तान साहब आएंगे, अब 13 लोग हो जाएंगे और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी 26 हो जाएगी। तो गुणा करें, 13 छके 78, 8 से 7, 13 दूनी 26 और 7 33। बताओ, जो पहले 300 वर्ष के टोटल लोग थे, अब 338 के लोग हो गए। उल्टा घटा के देखिए, कप्तान साहब 38 वर्ष के आ गए, आए। ये रहा आपका उत्तर। ये तो रहा लगाने वाला, जिसमें गुणा करना पड़ता है। देखो, गुणा करना कठिन काम तो नहीं है, लेकिन बोरिंग लगता है। जब आप कोई एग्जाम दे रहे हो, तनाव है कि जल्दी से सवाल खत्म होना चाहिए और उसमें गुणा आ जाए, बहुत तकलीफ होती है। तो कोशिश करिए गुणा ना करना पड़े। इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे सोचो, सभी 12 खिलाड़ियों के औसत आयु 25 है। एक नया बंदा शामिल हो रहा, अगर वह भी 25 साल का ही होता तो क्या फर्क पड़ जाता, कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन फर्क पड़ा है, सबकी औसत आयु 1 साल बड़ी है। 1 साल बड़ी कब होती है औसत आयु, जब सभी पदों में एक जोड़ा जाता है। इसका मतलब जो कप्तान साहब आए हैं वो 25 साल तो थे ही थे, और प्लस 13 बार, 13 क्यों, 12 वो लोग, देखो खुद 13 बार 1-1 किलोग्राम और भी थे, 1-1 वर्ष और थे, यानी कुल मिलाकर वो 38 थे। इतना आसानी से भी यही सवाल सोचा जा सकता है। तो अगर आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं तो यह सवाल आपके लिए इतना छोटा हो सकता है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न आपके पास है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 45 किलोग्राम है। एक विद्यार्थी के कक्षा छोड़ देने पर औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है, 100 ग्राम कम हो जाता है। देखो, फिर वही कहूंगा, एक बार इसको लगा के देख सकते हैं, एक बार मौखिक कर सकते हैं। ऐसे सवाल भी आप मौखिक कर सकते हैं। क्या मैं शुरू करूं, मौखिक ही कर लीजिए। देखिए, 50 बच्चे हैं, उनका औसत भार 45। एक बच्चा गया, जो गया, अगर मान लो 45 किलोग्राम का होता तो चला जाता, क्या फर्क पड़ता। लेकिन उसके जाने से औसत भार 100 ग्राम कम हुआ है। कितने बचेंगे, 50 में से एक बच्चा चला जाएगा। बताओ, एक बच्चा अगर जाता है तो 49 लोग बचेंगे। 49 लोगों का भार 100 ग्राम कम हुआ है। बताओ, 49 लोगों का भार है वो 100 ग्राम कम हुआ है, यानी कुल 4900 ग्राम कम हुआ है, यानी कुल 4.9 किलोग्राम कम हुआ है। अब 4.9 किलोग्राम इन लोगों का भार क्यों कम हुआ है, क्योंकि जो जाने वाला था वो 45 से इतना ज्यादा रहा होगा, लेके चला गया। तो 45 में आप यही जोड़ दीजिए बस, 45 में आप 4.9 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 49.9। यानी जो जाने वाला बंदा था वो 49.9 किलोग्राम का था। ये आप मौखिक सोच सकते हैं। अब मान लो आपके लगाने की बहुत इच्छा हो रही है, आओ लगा के दिखा देते हैं। देखो, 50 बच्चे थे, उनका औसत था 45 किलोग्राम। अभी हम लगा के दिखा रहे हैं, इसके बाद में लाइन खींच देता हूँ।
आपका उत्तर 49.9 आ चुका है। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति ऐसे मौके नहीं सोच पा रहा है तो लगाने का प्रयास करेगा। आओ गुणा करते हैं। 0, 5 पच्चे 25 और 5 चौके 22, यानी जब कोई नहीं गया था तो कुल 2250 किलोग्राम के बचे थे। अब एक चला गया तो बचे कितना, 49। और इनका जो एवरेज बचा था वो 100 ग्राम कम हुआ। 100 ग्राम समझे आप, 100 ग्राम माने होता है 0.1 किलोग्राम। और 0.1 किलोग्राम कम होगा, ये हो जाएगा 44.9। बस इन्हीं का गुणा करना है, यही भारी का काम है। और गुणा करके दिखाते हैं। 9 9 81, 8 9 चौके 36 और 8 44, 4 फिर 9 चौके 36 और 4 40। अब फिर 4 से गुणा करेंगे। 4 9 36, 3 4 से 24, 3 27, 2 और 4 चौक 16, 2 18। फिर से एक बार देखें, देखो 4 9 36, 3 4 चौक 16, 3 19 होता है भाई, देखो गलत हो जाता है अभी। 4 9 36, 3 4 चौक 16, 3 19, 1 4 चौक 16, 1 17 और 2 1 6 4 10, 1 9 1 10, 1 7 4 11 12, 1 1 1 2। अब कितना दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव जाएगा, 2201 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2201, 2200 देखो 2200 बस घटा दीजिए, इनको 0.0 बना दीजिए बस। 10 में से 1 घटाएंगे 9, अब यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये आपका उत्तर है। तो ये जो गुणा करना पड़ा है, ये एक भारी प्रक्रिया होती है, थोड़ा लोडेड होती है, गलती हो जाती है इसमें। तो ऐसा कोशिश करें कि अगर गुणा ना ही करना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। आइए अगले प्रश्न की बात करें। ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है। बी और सी का औसत भार 40 किलोग्राम है। तो बी का भार बताओ। अच्छा बताओ, ए प्लस बी का भार, औसत भार 40 है, तो 2 गुणा 40 बराबर 80 हो जाएगा। और बी प्लस सी का औसत भार 43 किलोग्राम है, तो 2 गुणा 43 किया जाए तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 86 हो जाएगा। अगर इनको हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, बी नहीं 2b, देखो ए प्लस 2b हो जाएगा ना, बी प्लस बी 2b और प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 8 8 16। जबकि ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार 45 है, तो 3 गुणा 45 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 सौ के 12 एक 13। अगर हम इसे घटा दें तो क्या होने जा रहा है, ये देखो, ये बी ए कट गया, सी सी कट गया, 2b में से b घटेगा और बराबर हो जाएगा 6 में से 5 घटा 1, 6 में से 3 घटा, तो बी का भार कितना आ जाएगा, 31 किलोग्राम आ जाएगा। यही पूछा गया है कि बी का भार क्या होगा। सवाल ध्यान से देखिए क्या है। अगर आप इसमें से कई सारी चीजें आप मौखिक कर सकते हैं, ये जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि आप हमारे सामने नहीं है, तो अगर आप चाहें तो कुछ चीजें मौखिक करके इसे और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11, उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11। यदि तदनुसार ये दोनों स्कोरों का अंतर 9 रहा हो तो कुल स्कोर कितना था। मान लो कुल स्कोर x था, कुल स्कोर x था, तो बताओ जो पहला स्कोर आया था वो कितना है भैया। एक पारी में रनों का अधिकतम कुल स्कोर का 3/11 था। तो देखो सबसे अधिकतम स्कोर कितना था, अधिकतम स्कोर हमारे पास है कितना, x का 3/11, यानी कुल पाया था 3x/। अब दूसरा जो अधिकतम स्कोर था, दूसरा दूसरा अधिकतम स्कोर क्या है, शेष रनों का अधिकतम, कह रहे हैं शेष रनों का 3/11, शेष बचा कितना। अगर यक्स था हमारे पास, यक्स में से 3x/11 हम निकाल देते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, 11 में से 3 गया 8x/11। अब 8x/11 जो हमारे पास शेष बचा है उसका 3/11 इनका दूसरा वाला स्कोर, ये कितना हो गया, 8 या 24x, 24x/141, ये दूसरा वाला स्कोर। अब करें इन्हीं दोनों स्कोर का अंतर कितना है, 9 है, तो घटा दीजिए। 3x/11 माइनस 24x/121 बराबर 9, खत्म।
आप लघुत्तम ले सकते हो 121, तो 11 गहे में 11 33 एक्स, और 33 एक्स माइनस 24 एक्स और बराबर 9। बताओ भैया, 9 एक्स आया, आपके पास कितना आ गया, 9 एक्स बटा 121 बराबर 9, 9 9 कट जाएगा, एक्स बराबर 121। आप जानते हैं विद्यार्थी, देखने में तो आपको इतना बड़ा सवाल जरूर लग गया, लेकिन अगर यही सवाल मैं आपके क्लास में होता तो देखो मैं कैसे लगाता हूँ। जैसे 3/11 3/11 आता, तो मैं 11 गुणे 11 करके 121 मान लेता, तो मान लेता कुल स्कोर 121। अगर आप लघुत्तम की तरफ मान लेते हैं, लघुत्तम का मतलब गुणनफल, गुणनफल अगर आप करके लगाते तो यह सवाल बिल्कुल वही का वही उत्तर आ जाता, इतना टाइम ही ना लगता। बोलो सही बात कह रही। यहाँ से देखो, अगर इसी सवाल को हम यह मान लेते कि मान लो कुल स्कोर 121 एक्स था, अभी आपको यह दिखाना इसलिए जरूरी है कि आप में से कई लोग यह सोचेंगे कि कहीं यह सवाल बड़ा तो नहीं है, नहीं भैया कहीं नहीं बड़ा है। देखो 121 स्कोर है, इसका 3/11 पहला स्कोर मारा, इसका 3/11 कितना होगा भाई, 35। अब बताओ 121 में से अगर 35 आप घटाते हो तो क्या बचेगा, 11 में से 3 घटाएंगे 8, और 11 में 3 88, 88 बचे। अब 88 का 3/11 कितना होगा, 11 से 88 8 24 है, देखो -24 है, और बराबर 9 है। तो बताओ 9x बराबर 9 है, 1x बराबर 1 है, और अगर 1x बराबर 1 है तो 121 बराबर 121। आपका उत्तर इतने छोटे में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आराम से यस मानकर सोच सकते हैं तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, ऐसे लगाएंगे तो कोई समय नहीं लगता। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार करें। लिखा, एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 58 रन बनाए और इस प्रकार अपने औसत में 3 रनों की वृद्धि कर। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या, ये सवाल दो प्रकार से सोचो। कह रहे 15 पारी में 58 रन बनाए, तो 15वीं पारी में 58, 14वीं पारी तक क्या बना उसको बिल्कुल नहीं पता, बस 15वीं पारी में 58 बना, तो मैं मान लेता हूँ 14वीं पारी तक उसने एक्स बनाया, माना माना 14वीं पारी तक, 14वीं तक उसने एक्स रन बनाया। तो बताओ 14वीं पारी तक उसने 14 एक्स रन बनाया, और 15वीं में अभी अभी 58 बनाया, तो कुल मिला के अभी तक उस खिलाड़ी ने अपने जीवन काल में इतने ही रन बनाया। और अगर इस रन को हम 15 से भाग दे दें तो इनका औसत मिल जाएगा, और यह औसत किसके बराबर होगा, कह रहे हैं औसत में 3 की वृद्धि हो गई, यानी x+3 हो जाएगी। अब यहीं से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, देखो अब ये बन जाएगा 14x+58 बराबर 15 उधर जाएगा, 15x+15 अब अगर हम 14x उधर ले जाए तो 1x बचेगा, 45 इधर लाए तो 5 8 13, x की वैल्यू 13। अब सवाल क्या था, 15वीं के बाद उसका औसत क्या है, तो 13 आ ही चुका है, 13 में 3 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमारा नया औसत ये ना होना चाहिए, तो 13+3 बराबर 16। अंतिम पारी खेलने के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये तो हो गई बात सोचने लगाने की। अगर यही सवाल आप सोच के लगाना चाहते हैं, केवल सोच के लगाना चाहते हैं, तब क्या उत्तर बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा कि 14वीं पारी तक उसका औसत एक्स था, अगर वो 15वीं में भी एक्स रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो, और लेकिन फर्क तो पड़ा है, औसत 3 अंक बढ़ा है। इसका यह मतलब हुआ है कि उसने 15वीं पारी में एक्स रन तो बनाया ही बनाया, प्लस 15 बार 3 रन और भी बनाए। हमारे हिसाब से वो 15वीं पारी में x+45 रन बनाया। अगर वो 15वीं पारी में x+45 रन बनाया और वो कह रहे हैं 58 रन बनाया, तो हमारा x बराबर 13 तुरंत आ गया। अब 13 में 3 जोड़ ले 16 हो जाए। आप चाहें तो ऐसे भी सोच सकते हैं, इतना छोटा सा सवाल सोचा जा सकता है, इतना इजी। आइए अगले सवाल पर चर्चा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 4 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु 23 वर्ष थी। ए की वर्तमान आयु बताओ, कितना आसानी से आ गया, देखो 4 वर्ष पहले, ये भी 4 वर्ष पहले है और ये भी 4 वर्ष पहले है, तो पहले चलो 4 वर्ष पहले ही सबकी निकाल लेते हैं ना। तो ए प्लस बी प्लस सी, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। 4 वर्ष पहले हम लोग चलते हैं, उस समय ए प्लस बी प्लस सी कितना रहा होगा, 25 या 75 साल रहा होगा, बोलो 3 लोग थे ना, तो 3 की औसत आयु 25 और 25 या 75। अब 4 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु क्या रही होगी, तो बी तथा सी की औसत आयु 21 थी, 21 गुना 42 थी। अगर हम इसी समय घटा दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि 4 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी, तो भाई 33। अगर 4 साल पहले ए की आयु 33 थी तो
तो आज देखिए आओ क्या हो जाएगी, 33+4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 37 साल हो जाएगा। ये आपकी एज है। ठीक है, आसान सवाल लग रहे हैं, एकदम इजी है कि नहीं बताइए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000, इसमें 7 तकनीशियन का औसत वेतन 12,000 तथा शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 है। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या क्या है। देखो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे, उससे लिखते हैं क्या करते हैं, एलिगेशन सिस्टम से लगा दो, आसानी से हो जाएगा। तकनीशियन, तकनीशियन जो है, और यहाँ पे शेष कर्मचारी है, कर्मचारी लिख देता हूँ। देखो इनकी तनख्वाह हो गई कितनी है भैया, 12,000, और इनकी तनख्वाह कितनी भैया, 6,000, और सबकी औसत कितना है भैया, 8,000। बस अब इसका इसका डिफरेंस निकालोगे तो 4,000 आएगा, और इनका इनका डिफरेंस निकालोगे तो 2,000 आएगा। दोनों के बीच का रेशियो निकालोगे 1:2 आएगा, यानी तकनीशियन और कर्मचारी में 1:2 का रेशियो है। हम जानते हैं तकनीशियन 7 है, यानी जब 1 अनुपात है तो उनकी संख्या 7 है, तो जब 2 अनुपात है तो उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, 14। अब बताओ अगर कहीं कुल कितने लोग हैं, तो 7 और 14 मिलकर कितना होते हैं भाई, 21 लोग होते हैं, यानी उस कार्यालय में टोटल 21 लोग रखते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बात करें। आप देख सकते हैं औसत के सवाल हैं, कितने आसानी से हल हो रहे हैं, कठिनाई कहीं नहीं है। ये सवाल छोटा बड़ा नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ। सवाल अगर समझ में आ जाए तो आसान होते हैं, नहीं समझ में आए तो कठिन होते हैं, बस इतनी सी बात। देखो एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष, उसमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष और महिला सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है। पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है, आप इसको एलिगेशन मेथड से लगाओगे, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ पुरुष, और यहाँ लिख देता हूँ स्त्री। तो पुरुष सदस्य की औसत 34 साल है, कि महिला सदस्य की औसत 24 साल है, और लेकिन सबकी औसत आयु कितनी है, 30 साल है। बस अगर इनको इनको हम डिफरेंस निकालें तो 4 आया, इनका इनका डिफरेंस निकालें तो 4 आया, तो दोनों के बीच में 1:1 रेशियो है, यानी पुरुष भी 50% है, महिला भी 50% है। ये आपका उत्तर हो गया 1:1। देख रहे हैं आप मेथड ऑफ एलिगेशन कैसा है, एकदम इजी है। आओ अगले सवाल पर बात करें। अगला प्रश्न आपके पास है, 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है तथा 15 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है। दोनों ग्रुपों को मिलने पर बने ग्रुप की औसत आयु कितनी, इतनी सी बात है। ये सामूहिक माध्य कहा जाता है, सामूहिक ग्रुप डिविजन। देखो 20 लड़कियां हैं, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है, और 25 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 24 है। बस इनको इकट्ठा कर लेंगे, तो भैया जी बताओ 15 दूनी 30, 300 है, और ये कितना है, 25 चौक के 100, छक्के 600, 600 है, कुल मिला के कितना है, 900 है। सही है, 25 900। अब कुल बच्चे कितने हो गए, 20 लड़कियां हैं और 25 लड़के हैं, कुल 45 लोग हो गए। 45 लोग हो गए, 45 गुना 90 होता है। बताओ भाई कुल औसत आयु क्या आ गई है, 20 वर्ष आ गई है। आइए इतना छोटा सवाल है, आप देखिए मस्ती में लगाते जाइए। ध्यान रखिएगा गणित एक तरह का गेम होता है, तो मस्ती में खेलना चाहिए, तनाव में खेलेगी तो परेशान होगी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक व्यक्ति 30 मिनट में 2000 मीटर, 40 मिनट में 1500 मीटर तथा 10 मिनट में 500 मीटर चलता है, उसकी यात्रा की औसत कितने मीटर प्रति मिनट चाल हो रही है। आप जानते हैं औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले कुल दूरी देख लिया जाए, कुल दूरी है 2000 मीटर, फिर 1500 मीटर, और फिर 500 मीटर। तो बताओ 15 5 20 20 40, कुल 4000 मीटर चला। अब बताओ मिनट कितना लगा, 30 मिनट यहाँ लगा, 40 मिनट यहाँ लगा, और 10 मिनट यहाँ लगा। 40 10 50 30 80, बोलो 80 मिनट लगा। 80 मिनट लगा है, 8 पचे 40, क्या हम कह सकते हैं 50 मीटर पर मिनट। क्या चाल आई, 50 मीटर पर मिनट उनकी चाल आ गई भाई मेरे। 50 मीटर पर मिनट, क्या किया हमने, सभी दूरी को जोड़ लिया, सभी मिनट से जोड़ लिया, भाग दे दिया, कुल दूरी बटा कुल समय हमारा चाल आता है। तो आप देख रहे हैं, अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है, नए खिलाड़ी की औसत आयु क्या है।
फिर कहूँगा 2 प्रकार से लगाना चाहिए। पहले हम बेसिक तरीका से लगाते हैं, इसलिए कि बेसिक तरीका तमाम लोग सोचते हैं कि हाँ, शुरू से लगाएँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। आओ देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, 2 लोग जो 17 और 20 यानी 37 साल हुए, 37 साल के लोग जा रहे हैं, ज़रा इनको महीने में कन्वर्ट कर दें। देखिए कै महीने के लोग चले गए, तो 12 सत्ते 84, 8 बाकी 36, 8 44, कुल 444 माह के लोग थे। एक थे, इसमें से जब दूसरे नए लोग आए तो औसत आयु 2 महीने कम हो गई है। ध्यान रखिएगा, 11 लोग हैं, 2 महीने कम हुई है, टोटल 22 महीने औसत आयु कम हुई है। अगर 22 महीने कम हुई है, इसका मतलब जो आने वाले लोग थे वो मिलाकर 422 माह के लोग, जो नए बंदे शामिल हुए, क्योंकि औसत आयु घटी है। अगर औसत आयु बढ़ी होती तो हम यहाँ प्लस किए होते। अब ये 2 लोग हैं जिनकी कुल आयु 422 माह है, लेकिन मुझे तो औसत ज्ञात करना है, तो बटा 2 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 211 माह। अब मैं देखता हूँ 211 माह तो सही है ही नहीं, तो इन्हें मुझे वर्ष बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, 211 को हम 12 से भाग देंगे, 12 एक 12, 9 बचा 91, 12 सत्ते 84। बताओ क्या बचा, 11 में से 4 गए 7, 17 वर्ष 7 महीने। आपका बी ऑप्शन सही जा रहा है। अगर इस सवाल को हम मौखिक लगाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, और देखा जाए 11 लोग थे, उसमें से 37 साल के बंदे चले गए। जो नए बंदे आए उनके आने से औसत आयु 2 माह घटी है। 2 माह घटी मतलब 22 माह घटी है। 22 माह घटी है तो मतलब 1 साल 10 माह घटी है। अगर 1 साल 10 माह घटी है, 37 साल में से 1 साल 10 माह घटा के 37 साल में से पहले 1 साल घटाओ, 36 हो जाएगा, 10 माह और घटाओ, तब 15 साल 2 महीने बचेंगे, 35 साल 2 माह बचेंगे। यानी जो नए बंदे आए हैं वो 35 साल 2 माह। अब 35 साल 2 माह को 2 भागों में बांटना। पहले 35 साल को बांटो, 17.5 साल, 17.5, यानी 17 साल 6 माह, 17 साल 6 माह मिल गई। अभी 2 माह हमारे पास और बची है, एक एक माह और दे दो, 17 साल 7 माह, 17 साल 7 माह। आपका उत्तर बन गया, ये रहा आपका उत्तर। लेकिन इस तरह से सोचने के लिए थोड़ा सा अपने याददाश्त को, बल्कि एकाग्रता को बेहतरीन करना होगा, और बस आपका करीब आपके पास पहुंच जाएगा। आइए अगला प्रश्न पूछते हैं। लिखा 3 व्यक्तियों एबीसी की औसत भार 84 किलोग्राम है। डी के सम्मिलित होने पर इनका औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। ए को प्रतिस्थापित कर दे तो बी सी डी ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। ए का भार बताओ। अच्छा सवाल है, ये बहुत प्राचीन सवाल भी है और एक शानदार सवाल कह सकते हो। और देखा जाए ए बी सी का औसत भार, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणा 84, यानी 3 चौके 12, 3 अच्छे 24 25 हो गया। फिर लिखा है कि डी के शामिल होने पर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के शामिल होने पर औसत भार 80 हो जाता है। अब 4 लोग हो गए, 8 से 32, 320। क्या इन दोनों लाइनों से हम डी का भार निकाल सकते हैं? जी हाँ, अवश्य निकाल सकते हैं। डी का भार हो जाएगा, इसमें को घटाओ, तो 10 में से 2 घटाओगे 8, और 11 में से 5 घटाओगे 6, तो डी साहब आ गए 68 साल आ गए। और डी साहब अगर 68 साल के हो गए तो ई साहब जो है डी के भार 3 किलोग्राम अधिक है, तो ई का भार कितना हो जाएगा, इनसे 3 किलोग्राम अधिक है, ये हो जाएंगे 71 साल के। तो डी और ई का भार हमको मिल चुका है। अब आओ देखते हैं लास्ट में क्या लिखा है। कहने ए को प्रतिस्थापित कर दे तो बी सी डी ई का औसत भार देखो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। यानी 4 गुणा 79 करोगे आप, तो 4 9 36, 3 4 7 28, 3 25, जिसमें से हमको डी प्लस ई का भार मालूम है। देखो डी का भार और ई का भार दोनों का मालूम है, इनको हम ले जाकर राइट साइड में घटा देंगे। क्या हो जाएगा, इन दोनों को देखो, 8 1 9 है और 7 6 13, 139। हम कह सकते हैं कि बी प्लस सी का भार हो जाएगा 316 माइनस 139। घटाओ भाई, 16 में से 9 गया 7, और 10 में से 3 गया 7, 77, 177। ये बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 77। हमसे ए का भार पूछा गया। आप बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का भार हम 252 जानते हैं, और बी प्लस सी का भार 177 जानते हैं। अगर इस संख्या में से हम 177 माइनस कर दें तो ए का भार मिल जाएगा, बी भार मिल जाएगा। और बताते हैं 252 माइनस 177, तो 12 में से 7 घटाएंगे 5, और 14 में से 7 घटाएंगे 7, तो साहब ए साहब है 75 किलोग्राम के। ये आपका उत्तर है। देख लो ध्यान से, कुछ खास नहीं करना पड़ा, बस देखा और लगाते चले गए। पहला काम तो सवाल से डरना बंद करें और समझने की कोशिश करें, है ना। सवाल डरने वाले नहीं होते हैं,
खुश होने वाले होते हैं। और देखो 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15 से 1/2 और अगली 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3 है। यदि छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम तथा 8वीं से 7 कम है तो 8वीं संख्या बताओ। ये है सवाल। देखो 8 संख्याओं का औसत कह रहे हैं 20 है, यानी कुल मिला के 160 है। अच्छी बात। 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ 15 से 1/2 यानी 31/2। 31/2 है तो 2 कट जाएगा, 31 आ जाएगा। अगली 3 संख्याओं का औसत क्या है? 21 या 63 64/3। अब यहाँ भी 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 64। तो हम देख रहे हैं कुल 5 संख्याओं का हिसाब हमारे पास है, और वो कितना है? लगभग 95। देखो 5 संख्याएं कितनी हो रही है? मिलकर के 95। अगर हम 160 में से 95 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 5 और 15 तीन हो गए 65। ये 65 क्या है? छठवीं, सतवीं, आठवीं 3 संख्याएं हैं, क्योंकि 5 संख्याएं शुरुआत वाली खत्म हो गई। अब हम यहाँ लिख सकते हैं छठवीं, सतवीं, आठवीं, और इन तीनों का योग 65 मालूम है। फिर ये बताया जा रहा है कि जो छठवीं है वो सतवीं से 4 कम है और इससे 7 कम है। अगर इससे 4 कम है इसका मतलब इससे ये 4 ज्यादा है। हम इसको यक्ष मानते हैं, इसको यक्ष प्लस 4 मानेंगे, इसको यक्ष प्लस 7 मानेंगे, और इन सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 65 आना चाहिए। और जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 3x प्लस 7 4 11 बराबर 65। तो बताओ 3x बराबर क्या हुआ? 11 उधर जाके घटेगा, कितना हो जाएगा? 54। x बराबर हो जाएगा 18। अगर x बराबर 18 हो जाएगा तो हमसे पूछा गया 8वीं संख्या क्या होगी? 8वीं संख्या x प्लस 7 है, यानी हम लिखेंगे 18 प्लस 7 बराबर। ये हमारी 8वीं संख्या क्या आ गई? 25। ये है सवाल। औसत है। देखिए सवाल कैसे हैं, इंटरेस्टिंग है, लगाएंगे मजा आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है कि एक परीक्षा में छात्रों के समूह के प्राप्तांकों को समांतर माध्य 52 था, मतलब औसत 52 था। उनमें से सबसे अच्छे 20% छात्रों को औसत 80 अंक मिले और सबसे खराब 25% छात्रों को औसत 31 अंक मिले। तब शेष 55% छात्रों के प्राप्तांकों का औसत क्या? हमें नहीं पता कि बच्चे कितना है, हम मान लेते हैं 100। अच्छा है, 100 मान लो। क्यों मान ले? परसेंटेज है इसलिए मान लो। हमने मान लिया कुल 100 बच्चे थे और उनका औसत 52 था, यानी कुल मिला के 5200 है। जो सबसे अच्छे हमारे पास 20% बच्चे थे उनका औसत 80 था, यानी 1600 था। जो सबसे खराब वाले 25 बच्चे हैं उनका औसत कितना है? 31 है। चलो गुणा करते हैं, 25 से 3 25, 2 25 में 75 270। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये पता चल गया भाई 7 है और 16 7 से 13 ना 23, 2375 आ गया। अगर ये 45 बच्चों का कुल मार्क्स मिल चुका हमको 2375। अगर इस 2375 को इसमें से हम माइनस कर दें, बोलो तो कितना बन जाएगा? 10 में से 5 घटाएंगे 5 बन जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 बन जाएगा, 11 में से 3 घटाएंगे 8 बन जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2825। और ये बच्चे किस कौन है? ये बच्चे हैं कुल 55 बच्चों के नंबर। अगर 55 बच्चों का नंबर है इनका औसत निकाल लो। 2 2 4 और 5 13, कटेगा नहीं आराम से। 5 से काटता हूँ, 5 से काटो 11 और 5 पच्चीस 25, 3 बचेगा 5 पच्चीस 5 तो 11 फिर काटो तो 11 25 55, एक बचेगा 15, 11 एक 11, फिर क्या बचेगा 4, 40 जाते हैं 35, 7 70 जाते हैं 66, 66 के बाद में फिर 4 बचेगा 40 जाते हैं 35, होता चला जाएगा होता चला जाएगा 51.36, मतलब ये 51.4 के लगभग, 51.4 के लगभग उनका नंबर मिल जाएगा। तो भाई आए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510। रविवार को 510 लोग आते हैं और अन्य दिनों में 240। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वाले वालों की औसत संख्या कितनी है? अच्छा बताओ, रविवार से आरंभ कर रहा कोई, अगर रविवार से आरंभ कर रहा है, ध्यान से रखिएगा, अगर कोई महीना रविवार से प्रारंभ हो रहा है तो उस महीने में 5 बार रविवार आएगा। बोलो आएगा? अगर 5 बार रविवार आएगा तो 5 बार तो कितने आएंगे? 510। तो कितना हुआ भाई? 0 5 3 5 5। केवल रविवार रविवार जोड़ लिया जाए तो कुल 2550। अब बचे कितने? हमारे पास कुल 25 लोग बचे, 25 दिन और बचा, टोटल 30 दिन था और उसमें औसत चल रहा है 240 का। तो इनको भी गुणा किया जाए, 25 जीरो से 0, 25 100, 10 हाथ हुआ, 25 दिन 50 60। अगर हम टोटल करें
तो ये पता चल जाएगा कि पूरे महीने भर के अंदर कितने लोग आए। अगर महीने भर के लोग इतने लोग आए तो बताओ औसत क्या आया बटा 30 करोगे, जो कट गया 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 3 24, 3 से 15, यानी कह सकते हो 250। पूरे महीने का एवरेज अगर हम निकालें तो पता चलेगा 285 लोग आए। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार करें। अगला प्रश्न देखिए क्या लिख रहा है कि 19 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 13 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने खाने पर 79 व्यय किया, जबकि शेष प्रत्येक ने अपने सभी 19 द्वारा किए गए व्यय के औसत से 4 रुपया अधिक खर्च किया। तो बताओ सभी द्वारा कुल खाने पर कितना खर्च हुआ। हमें पता नहीं कि 19 लोगों का औसत क्या है। मैं मान लेता हूँ सभी 19 का औसत, सभी 19 का औसत यस मान लिया, औसत यस। अगर सभी 19 का औसत यस है तो बताओ 19 व्यक्ति खाना खाए, उन्हें 13 लोगों ने दे दिया। अगर 13 में से 19 लोगों ने दे दिया, कितना कितना दिया, देखो 19 लोगों में 13 व्यक्तियों ने अपना दे दिया, तो शेष कितना बचे, 13 6 19 6 लोग बचे। तो 6 लोगों का औसत क्या था, औसत से 4 अधिक था। तो बताओ 6 लोगों का शेष 6 का, शेष 6 का औसत कितना है, कितना है भैया, एक्स प्लस 4, कितना है एक्स प्लस 4। उन्होंने कहा औसत से 4 अधिक है। अब चलो शुरू किया जाए। 13 लोग थे, उन्होंने अपना औसत 79 दिया, बाकी 6 लोग और थे जिनका औसत एक्स प्लस 4 था, और टोटल पेमेंट कितना हुआ है 19 के खाते में। कैसे 19 लोग थे औसत एक था, इसी घर पर भी इसकी वैल्यू आ जाए। और देखो 13 9 117 हासिल 11, 13 7 91, 91 में 11 मिलाओ, 91 में 1 मिलाओ 92, और 10 और मिलाओ 102, और प्लस 6 का गुणा करो 6x प्लस 24, और बराबर हो गया 19। अब 6x अगर मैं उधर ले जाऊं तो बचेगा यहाँ 13x, और ये 24 इसमें जुड़ेगा, तो 7 4 11, और फिर हुआ 1 2 2 4 1 5, और ये हुआ 10। क्या हम इसको x का मान निकाल पाएंगे, 13 से काटिए, 13 7 91, 13 8 104। हो कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है कि नहीं, कट जाना चाहिए था ना, कट जाना चाहिए था। चेक कर लेता हूँ, अगर कट जाता तो ज्यादा बढ़िया था, नहीं कटेगा तो क्या होगा, और देखिए सभी 19 का औसत मान लिया था। ठीक है, फिर 6 का औसत क्या हो, सभी 19 दिए गए बे के औसत से 4 आदमी खर्च किया, 104 किया। 13 लोगों ने 79 खर्च किया, 13 9 117, 117 में 11 से 91, 91 और 11 102 एकदम सही है। 6 लोगों का औसत इतना है तो 6x और 6 24 एकदम सही, 19 तक। तो ये 6 वहाँ जाएगा तो 9 में 6 का 3 13। ठीक है, अब ये हुआ 7 4 11, और हुआ 1 2 2 4 1 5, और बस सही है यार, गलत तो है नहीं कुछ। तो ये हो जाएगा कितना 1051/13। अब ये हो गया एक्स की वैल्यू, और हमको फुल पेमेंट बताना है। फुल पेमेंट 19 है, क्या करें 19 गुणा 1051/13। अब देखो सीधे सीधे कुछ कटने वाला है नहीं, दशमलव में कुछ आ जाएगा, या तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलो देखा जाए, 19 से 19, फिर 1, 19 से 95 एक 96, और फिर आ जाएगा 19 से 19। अब इसको हमें 13 से काटना, काटो 13 1 13, यहाँ बचेगा 69, 13 चौके 52, 13 पच्चीस 65, 65, और 4 बचेगा 46, 13 3 39, और 7 बचेगा 79, 79 करोगे तो कितना होगा 13 पच्चीस 13 78, 1536, 1536 क्या दिख नहीं रहा है। आप इनमें से कोई नहीं मार दो क्योंकि 10 में नहीं आ रहा है कि नहीं, इनमें से कोई नहीं मार दो, क्या करना है, कैलकुलेशन पर खाली ध्यान रखना होगा। करने का तरीका यही है। अब आप आराम से देख लीजिएगा सवाल का क्या मामला। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। अगला प्रश्न आपके पास है, एक समेत की 6 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 55 वर्ष और 60 वर्ष की आयु के स्थान पर 2 महिलाएं आ जाती हैं। उन 2 महिलाओं की औसत आयु क्या है। मेरे भाई 55 वर्ष और 60 वर्ष, 55 और 60 वर्ष के लोग चले गए, कितना चले गए 6 5 11 115 साल के लोग चले। तो अगर दो जो लोग आए हैं दो, तो 6 लोग से ध्यान रखिएगा, जो 2 महिलाएं आई हैं अगर वो लोग मिलकर के 115 ही होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ा है। अगर क्या पड़ा है, उनकी औसत आयु क्या बढ़ गई है, स्थान 2 महिलाएं तो 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी जो महिलाएं आई हैं वो 115 तो थी प्लस प्लस 6 दूनी 12 ना, 6 लोग है ना, 2 ही लोग गए 2 ही लोग आए, तो 6 दूनी 12, यानी इनसे वो 12 साल ज्यादा थी।
तो 15 12 27 127 इन्हीं का औसत बताना है भाई 20 से 12 इन्हीं औसतन बताना है और बताना क्या 127 और यही बताना है कुल आयु बताना औसत आयु बतानी है। हाँ जी औसत आयु बतानी है 2 छके 12 2 3 6 2 7 63.5 आ जाएगा औसत आयु है भाई 63.5 आ जाएगा ये आपका आंसर। आप देख रहे हैं 2 बंदे गए थे उसी जगह पे 2 बंदे आ गए महिलाएं आ गई हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है इतने आसानी से सवाल पूछ 6 व्यक्तियों के समूह में से 80 किलोग्राम भार वाले स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया इनकी औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी आ गई। अच्छा बताओ 80 किलोग्राम का आदमी चला उसकी जगह पे नया आदमी आ गया जो नया आदमी आया अगर वह उतना ही होता 80 ही होता तो घटना फर्क न पड़ता लेकिन उसके आने से औसत 3 घटा है इसका मतलब 80 नहीं था 80 से कम था कितना कम था वो 6 बार 3 3 किलोग्राम कम था कितना कम था 6 बार क्योंकि 6 लोग तो 6 बार 3 3 किलोग्राम कम था तो कितना था 10 में से 8 बताओ 2 7 में से बताओ 6 नया बंदा कितना था 62 किलोग्राम का था इतना छोटा सवाल अगर इसको लगाते तो कितना बड़ा होता आप देखिए है कि नहीं। अगला सवाल देखो ये है अगला और ये आखिरी सवाल हुआ 25 सवालों का हमने चेक किया है 25 परिणामों का औसत 18 है उनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 है तथा अंतिम 12 परिणामों का 17 है 13वां परिणाम बताओ। आप खुद सोच लो अगर 25 परिणामों का औसत 18 है तो 18 25 90 9 18 36 9 45 टोटल तो यही है। अब प्रथम 12 परिणामों का औसत क्या है भैया 14 है तो गुणा कर लो 12 चौके 48 4 12 के 12 4 16 और जो अंतिम 12 परिणाम है उनका औसत 17 है तो बताओ 12 7 84 8 12 के 12 8 20 तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लें 8 4 12 1 7 2 3 ये 372 होने के बाद बीच में संख्या छूट रही ना कुल 25 है 12 इधर ले लोगे तो बीच में संख्या बच रही ना वो कितना है 372 को इसी में से घटा दो पता चल जाएगा कितना है 372 को घटा दो तो बताओ 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो गया 14 में से 7 घटाएंगे 7 हो गया और बस 78 जो बीच वाली संख्या है वो कितनी भैया जी 78 है। ये हुआ सवाल आप देख सकते हैं कितने आसानी से इन सवालों को समझा जा सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन सवालों को बहुत आसानी से समझा सकता है। जरूर लगाइएगा अभ्यास करने के बाद बताइएगा हम मिलेंगे अगली बार।